वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। लीजिए अब आपके सामने कक्षा 9वीं हिंदी के उन सभी क्वेश्चंस को लेकर के आ चुका हूं जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। देखिए ये हमारा पार्ट नंबर सेकंड होगा। ऑलरेडी पार्ट नंबर फर्स्ट अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा तो आपने बहुत बड़ी गलती की है। इंग्लिश परीक्षा की तरह गलती मत करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश के पेपर को देखे और स्किप किए थे। उनको लगा कि अरे यार मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन सर बता रहे हैं, क्या सचमुच यहाँ पर रियल क्वेश्चन बताएंगे या फिर नहीं। एंड फाइनली उनको रोना पड़ा था। मेरे पास 2-3 स्टूडेंट्स आकर रो रहे थे कि काश ये गलती नहीं करता। एंड फाइनली अगर आप वैसी गलती कर रहे हो तो अभी से अवेयर हो जाओ, नहीं तो कल आपको रोना ही पड़ेगा। ओके, अब देखो हिंदी का ये प्रश्न पत्र है। रीमॉड्यूल से मैं क्वेश्चन उठाया हूँ जो आपकी परीक्षा में आ रहा है, उसको प्रेजेंट करूँगा आपके सामने। इतना ही नहीं, रीमॉड्यूल के थ्रू आपको यही बताऊँगा कि किस प्रश्न का उत्तर कितना लिखना है, कैसे लिखना है, और किस प्रश्न का उत्तर कितना लिखने पर कितना नंबर मिलता है। अगर तुम इंग्लिश का वीडियो देख करके गए थे तो डेफिनेटली एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा हुआ होगा। इसी सिलसिले में अब हिंदी के एग्ज़ाम में भी फ़ायदा होगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं री मॉड्यूल से कौन कौन से प्रश्न हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा और क्या होगा इसका सही उत्तर। देखो जैसे मैं पीडीएफ को स्क्रॉल डाउन करता हूं तो यहाँ पर कई सारे चैप्टर्स बीच बीच में पढ़ते हैं जिसको मैंने कवर किया है पार्ट नंबर फर्स्ट में। पार्ट नंबर फर्स्ट को आपने अभी तक नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इन स्क्रीन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से टच करके आप आसानी से देख सकती हैं। ये हमारा पार्ट नंबर सेकंड है जिसमें कवर करेंगे हम कवि परिचय से। गॉट इट। अब देखो यहाँ से हमारा कवि परिचय का प्रारंभ होता है कि कवि परिचय के बारे में हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको शैली पता होनी चाहिए कि शैली कई प्रकार की होती है। जब आता है ना कि भाषा शैली लिखो तो वहाँ पर शैली आपको लिखना पड़ता है कि इस कवि ने इस शैली का प्रयोग किया। तो शैली देख लो, एक होती है भावात्मक, दूसरा होता है विवरणात्मक, तीसरा विचारात्मक और चौथा कथनात्मक। इस प्रकार की शैली होती है। ठीक है, इस प्रकार की जब शैली का नाम लिखते हो तो आपका आंसर डिजाइनिंग और अट्रैक्टिव बनता है। देखो यदि लेखक परिचय पूछे तो लेखक परिचय में पूछता क्या क्या है। सबसे पहले पूछता है दो रचना, और रचना आपको पता ही होना चाहिए, इसमें फेक फेकाऊ नहीं चलता। लेखक परिचय कौन कौन सा रहा है टिक करा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो रचना रचना कौन कौन सा रहा है। भाषा भाषा शैली में आपको लिखना क्या है, तो सिंपल सा किसी भी कवि के बारे में लिखेंगे, किसी भी लेखक के बारे में लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे कि वो सहज भाषा का उपयोग किया, सरल भाषा का उपयोग किया, प्रवाहमयी मतलब जिस प्रकार से नदी हमेशा बहती रहती है वैसे उनकी भाषा में प्रवाहमयी थी, हमेशा बहुत कोमलता के साथ बहती थी, चंचलता थी। इस प्रकार से शब्दों का यूज़ करना है। ठीक है, यदि शब्द में बोले तो कभी कभी आप ऐसे लिख सकते हो कि इन्होंने अपने लेखन में तत्सम भाषा का यूज़ किया, देशज भाषा का यूज़ किया, विदेशी भाषा का उपयोग किया, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब यदि मैं शैली की बात करूं तो शैली में आपको ये बताना है कि इनकी शैली मतलब लेखन कला कैसी थी। जैसे होते हैं ना, कोई कोई देखे होगे कि बहुत कम बातें में बहुत अच्छी बातें बोल देते हैं, मतलब बोलते कम है लेकिन बहुत बड़ी बातें और बहुत अच्छी बातें कह देते हैं। और कभी कभी ऐसे देखे होगे कोई बड़बड़ा रहा बड़बड़ा रहा लेकिन किसी को सार्वजनिक समझ नहीं आ रहा कि बोल क्या रहा है। ठीक, तो वही लिखना है कि इनकी भाषा थी वर्णनात्मक थी, मतलब क्या वाकई डिटेलिंग से लिखते थे, या फिर विवरणात्मक थी, क्या वर्णन करके लिखते थे। इस प्रकार से आपको बताना है। एक चीज़ आसान भाषा में बता देता हूँ बेटा। देखो सिंपल सा, अगर कोई भी कवि या लेखक के बारे में आ रहा है तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छे होंगे तभी जाकर के पेपर में पूछ रहा है। हमारे और आपके बारे में तो पूछ नहीं रहा है, और हम लोग भी और आप लोग भी जब जिस दिन उतने अच्छे लेवल पर पहुंच जाएंगे तो डेफिनेटली हम लोग का नाम किताबों में आएगा, हम लोग के बारे में भी पूछा जाएगा। लेकिन अभी तो ऐसा कोई चांस नहीं है कि हम लोग का नाम किताबों में आए। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और हम भी यूट्यूब चैनल के साथ साथ पढ़ाई हम भी करते हैं। ठीक है, हम भी कोई हमारी एज बहुत नहीं हो गई। आप ये मत सोचना कि जिसका वीडियो देख रहा हूँ तो मिडिल एजुकेशन 40 साल का होगा, 50 साल का होगा। नहीं भाई, अपनी एज ज़्यादा नहीं है। हाँ, बस ये है कि आपसे 10 या 5 साल बड़ा होऊंगा, बाकी ज़्यादा नहीं। ठीक है, चलिए तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस यहाँ पर लिखना है और इसका आंसर इस प्रकार से देना है। साहित्य में स्थान अब नहीं पूछता, बंद कर दिया है। तो रचनाएं और भाषा और शैली आप समझ गए कैसे लिखना है। अब चलिए हम टिक करा देंगे हैं कि कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है प्रेमचंद्र जी के बारे में, मुंशी प्रेमचंद्र जिसे उपन्यास सम्राट कहते हैं। ठीक है, तो ये भाषागत विशेषता मतलब भाषा और ये शैलीगत विशेषता मतलब शैली। तो ये देख लो, भाषा और शैली में ये चीज़ लिखना। और साहित्य में स्थान नहीं पूछता लेकिन फिर भी एक नज़र पढ़ लेना। ठीक है, इनकी रचनाएं भी यहाँ पर लिखी गई है, आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये आपके परीक्षा में आएगा, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आगे देखते हैं नेक्स्ट, आपको अंतिम देखना है हरिशंकर परसाई, ये दोनों को प्रिपेयर कर लेना। दोनों तुम्हारे परीक्षा में देखने को मिलेगा, गारंटी के साथ कहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ, यही क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, और दोनों आ रहा है ये भी जान लो तुम, तो दोनों को अच्छे से पढ़ लेना, स्किप मत करना। चलिए, तो ये तो आपका कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं अब कवि परिचय
का आंसर कैसे करेंगे। लेकिन कई परिचय में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर काव्यखंड का सेक्शन आ गया है, तो काव्यखंड से देख लेते हैं काव्यखंड से कैसे प्रश्न बनेंगे। सिंपल से पूछता है कि भक्ति मार्ग शाखा के कवि कौन है, ये 1 नंबर का प्रश्न पूछेगा। कृष्ण भक्ति मार्ग शाखा के कवि कौन है, ठीक है। और बाकी ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग नहीं पूछता। तो एक मैं राम भक्ति और कृष्ण भक्ति दोनों पूछता है, तो कवि का नाम यहाँ पर लिखा गया है। मैं गोला गोला भी करती हूँ, देख लीजिए, ठीक। तो ये भी तुम्हारा कंप्लीट हुआ। देखो वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो तुम्हारी परीक्षा में आ रहा है, बाकी फालतू कल ज्ञानबाजी नहीं दे रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट एक प्रश्न पूछेगा 2 नंबर में, भक्ति काल की विशेषताएं बताइए, ठीक है। ये प्रश्न पूछेगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये रहा भक्ति काल की विशेषताएं, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर क्या है, छायावादी, अच्छा हाँ, छायावादी कवियों का नाम पूछता है कभी कभी, ठीक, कि ये किस प्रकृति के कवि थे, किस नेचर के कवि थे। तो छायावादी कवि का नाम आप देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। तो देख लो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत जी का नाम लिखा गया है, ठीक है। बाकी स्किप करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। अब देखो यहाँ से कवि परिचय कैसे लिखना है। कई परिचय में पूछता क्या है, भाव पक्ष, कला पक्ष, दो रचना, साहित्य में स्थान पहले पूछता था, अब बंद कर दिया है, ठीक। अच्छा साहित्य में स्थान भी कभी पूछे ना, तो साहित्य में स्थान में भी हमेशा तारीफ करो, यही लिखो कि साहित्य में इनका सर्वोपरि स्थान रहा है, मतलब तारीफ ही करो यार, क्योंकि कुल मिलाकर के उसी बारे में पूछा गया है जिसकी वो तारीफ सुनना चाहते हैं, ठीक। अब देखो कला पक्ष में कैसे लिखोगे, तो कला पक्ष में आपको लिखना है कि ये कवि द्वारा प्रयुक्त तो छंद अलंकार के बारे में वर्णन मिलता है, मतलब जब ये रचनाएं करते थे छंद का यूज़ करते थे, अलंकारों को यूज़ करते थे, रसों का यूज़ करते थे, इस प्रकार से कविताएं लिखते थे, ठीक। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट भी लिखा गया है कि कवि द्वारा प्रस्तुत काव्य शिल्प और सौंदर्य में कला पक्ष में निहित होती है, ठीक। तो ये आपका कला पक्ष हो गया। भाव पक्ष मतलब उनका भाव कैसा था, उनके जैसे बोलने का तरीका क्या था, क्या रस का यूज़ करते थे या फिर कोई अलंकार का यूज़ करते थे, ये उसके भाव पक्ष में आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी गलत दिखा है, कला पक्ष में इसे ऐड कर दिया है, इसे भाव पक्ष में लिखना चाहिए, कोई बात नहीं, आप समझ गए हैं। बाकी काम करना ना, जिस कवि को मैं यहाँ पर टिक कराता हूँ, तुम चाहे तो अपनी किताब में एक बार पढ़ लेना, बस पढ़ लेना, रटना मत, रटना केवल उनकी रचनाएं हैं। बाकी भाव और भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान, ये सब तारीफ़ें हैं, तारीफ़ करना जितना कर सकते हो तो। और जिससे फेंकते आता है, तारीफ़ करते आता है, वो डेफिनेटली अच्छा कर पाएगा। अब देखो भाव पक्ष में क्या लिखना है, ये देखो यहाँ पे लिख दिए इन्होंने, अभिव्यक्ति व रस पक्ष को भाव पक्ष में लिखा जाता है, ठीक। तो अब कौन कौन से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, इसको टिक कर लो। यहाँ पर कितने दिए गए हैं, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत, हाँ। इसमें से देखो आपको पहला नंबर अच्छे से रेडी करना है, सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में, ये तुम्हारे परीक्षा में देखने को मिलेगा, इसे अच्छे से रेडी कर लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं कबीर दास जी, कबीर दास जी के बारे में आप पढ़ लेना, बस 2 ही पढ़ना है, 2 में से एक आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, पक्के के साथ कहता है, दावे ठोक के कहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ, यही आएगा, ठीक है। समय मिले तो माखनलाल को पढ़ लेना, माखनलाल बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, ठीक है, क्योंकि जानते महत्वपूर्ण क्योंकि इन्होंने राष्ट्र के लिए भी काम किया था, बस इसलिए इनको पढ़ लेना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये भी कंप्लीट होता है अपना, ठीक है। यहाँ से बाकी कोई प्रश्न नहीं आएगा, अगर कोई प्रश्न देखेगा तो मैं बता दूंगा। भाषा बोध में आते हैं, भाषा बोध में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, ये पर्यायवाची देख लेना एक बार, ठीक है। पर्यायवाची 2 नंबर का पूछा जाएगा, यहाँ से देख लेना, यहीं से पर्यायवाची आ रहा है, अरे छोटा सा तो है यार। देखो ये रीमॉड्यूल में ना बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा भर भर के नहीं दिया है, बहुत कम दिया लेकिन काम का दिया है, इस चीज़ को ध्यान रखना। चलिए ये कुछ मूल्यांकन दिया गया है शिक्षकों के लिए कि छात्रों के लिए घर में करना है। अच्छा कुछ मुहावरे देख लो जो तुम्हारी परीक्षा में आएंगे, जैसे आग में घी डालना, ये आएगा, ठीक है। उल्टी गंगा बहना, दोनों को अच्छे से पढ़ लेना। तारे गिनना ही पढ़ लेना, बाकी यहाँ से कोई भी नहीं आ रहा, 3 चीज़, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट हमारा काव्यबोध से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। काव्यबोध से आपको रस के बारे में पढ़ना है ध्यान से, ठीक है, और छंद के बारे में पढ़ना है। छंद में कौन सा पढ़ना है, छंद में आपको मात्रिक और बार्णिक दोनों को एक नज़र पढ़ लेना, बस हो गया, बाकी जान ही आएगा। हाँ अलंकार से प्रश्न आएगा, अलंकार में आपको भैया ये लो स्क्रीनशॉट, पूरा अलंकार लिखा गया है। अलंकार में आपको अनुप्रयास और यमक और उपमा और उत्प्रेक्षा, बस 4 अलंकारों को अच्छे से पढ़ना है, देख लो, टिक कर दिया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा उत्तर दिया गया, ये लो पूरा का पूरा उत्तर दिया गया है, ठीक। अनुप्रास, यमक, उपमा और उत्प्रेक्षा, बस इतना करना है, विथ एग्जाम्पल देखना, ठीक है। अच्छा समझा दूं क्या, अच्छा देखो अनुप्रास अलंकार होता क्या है, जब किसी वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वर्ण बोला हूँ, ध्यान सुन लो, वर्ण बोला हूँ, शब्द नहीं बोला हूँ, वर्ण मतलब एक अक्षर, जैसे रा हो गया, ठीक, ये चीज़। तो जब किसी वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है रघुपति राघव राजा राम, सही बात है, रा 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 आ रहा, ठीक।
अब देखो यमक, यमक का मतलब होता है कि एक ही शब्द बार बार है किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, उसे कहते हैं यमक अलंकार। जैसे कनक कनकते सौगुनी, कनक कनक मतलब दो बार का है, कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या पाए बवराय जग या खाए बवराय। मतलब एक कनक का मतलब होता है सोना और धतूरा, और दूसरे कनक का मतलब होता है जो शंकर जी के ऊपर फूल चढ़ता है। तो सोना यदि कोई पा जाता है गोल्ड, तो वो एकदम पागल हो जाता है खुशी के मारे, और धतूरे यदि कोई खा लेता है तो वो पागल हो जाता है जहर के मारे। ठीक, इसे कहते हैं कनक, ओ सॉरी उपमा, ये यमक अलंकार। ठीक है, चलिए उपमा का मतलब क्या होता है? उपमा मतलब होता है कि जहाँ एक वस्तु अथवा प्राणी की तुलना उसी के सादृश्य के कारण प्रसिद्धि या वस्तु प्राणी की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि वाह यार तुम तो गऊ जैसे हो। गऊ जैसे ये मतलब नहीं कि वो गैया है दूध देता है, ठीक, इसका मतलब ये नहीं है। गऊ जैसे मतलब उसका नेचर गाय जैसे है, ठीक, इसे बोलते हैं उपमा अलंकार। नहीं है जा रहा समझ में? अगेन समझो, देखो कोई बहुत ही प्रसिद्ध चीज़ हो गया और उसकी तुलना करके हम किसी दूसरे व्यक्ति को बोलें, उसे कहेंगे यमक अलंकार। जैसे तुम गऊ जैसे हो, ठीक है। इसके अलावा एक एग्जांपल क्या लिखा है, सीता का मुख चंद्रमा के समान है ना। सीता का मुख चंद्रमा के समान है, मतलब चंद्रमा जैसे शीतल और कोमल है सीता माता का मुख, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। आप भी बोल सकते हो अपने चाहने वाले को कि यार तुम्हारा मुख तो सीता के समान है, तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है। तुम गऊ हो ये मत बोलना, नहीं तो अगर उसका मतलब ये निकाला ना कि मैं गऊ हूँ मतलब मैं गाय हूँ, मैं दूध देता हूँ, भाई बहुत मारेगा भयंकर। फिर सब तुम समझा देना बेटा, यहाँ पर लगता है उपमा अलंकार, तूने उपमा पढ़ा नहीं ना, तभी तेरे को नहीं पता। चलो उपमा पढ़ाता हूँ, फिर तुम उपमा उसे पढ़ा देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? तो उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना दी जाती है, इसे कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए गॉट इट, ये भी खत्म होता है। आगे देख लेते हैं, यहाँ से कोई प्रश्न नहीं बनेगा बेटा, स्किप करते हैं। तो लीजिए इस प्रकार से पूरा पेपर कंप्लीट कर दिया हूँ। ये पूरा यहाँ से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आपके सामने प्रेजेंट कर दिया हूँ, फॉर्मेट भी बताया हूँ कि कैसे आंसर्स लिखने हैं। अब आपका कुछ नहीं बचा है, बस अब जो वीडियो आएगा वो एकदम 100% रियल प्रश्न पत्र का ही आएगा, मतलब जो सेम टू सेम देखने को मिला है वही आएगा, उसी को अपलोड करूँगा। चिल करना, फटाफट तुम देख लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, बाकी कहीं मत भटको। मिडिल एजुकेशन से पहले पूरे यूट्यूब चैनल में कोई वीडियो नहीं देगा। और मैं आपको बता देता हूँ, इंग्लिश का पेपर सबसे पहले मिडिल एजुकेशन कवर किया था, मिडिल एजुकेशन दे दिया था एक यूट्यूब चैनल के ऑनर को, और उसने पूरे मध्य प्रदेश में वायरल किया था। एंड ये गलती अब मैं नहीं करूँगा। तुम देख लेना, हिंदी का पेपर कहीं भी किसी के चैनल में नहीं आएगा, पक्का है वादा, ये बात मैं दावा ठोक के कहता हूँ। आप देखे होगे कि मेरा वीडियो आ गया था इंग्लिश का, रात में अपलोड हुआ था 4 बजे, लेकिन जब ये वायरल हुआ तो मैं उसको दिया हूँ 7 बजे, ठीक। मैं सोचा चलो दे देता हूँ 7 बजे, वो जबकि मैं उसको बोला था तू वायरल मत करना, तू अपने चैनल बस में डाल, दूसरे मत देना, लेकिन उसने वायरल किया और फाइनली पूरी जगह फैल गया था। नहीं तो पूरे यूट्यूब चैनल, पूरे टेलीग्राम चैनल, कहीं भी आपको इंग्लिश का पेपर देखने को नहीं मिलता, ठीक है। खैर टेंशन कोई बात नहीं, हिंदी का तो मैं ही दूंगा और इस बार उसको भी नहीं दूंगा, मैंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। ओके, तो बस जल्द ही मिलते हैं अब पेपर के साथ, बाय बाय।